हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के भूगोल पाठ्य पुस्तक का एक विषय विनिर्माण उद्योग या निर्माण उद्योग। इसमें हम जानेंगे कि उत्पादन जो होता है वो क्या होता है, निर्माण उद्योग क्या होता है और उद्योग क्या हैं, और भी उपविषय। तो कच्चे माल से अधिक मूल्यवान उत्पादों तक प्रसंस्करण के बाद बड़ी मात्रा में माल का उत्पादन निर्माण कहलाता है या विनिर्माण कहलाता है। विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है जिसमें प्राथमिक सामग्रियों को संसाधित किया जाता है और तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। निर्माण क्या है? निर्माण प्राथमिक क्रियाएं यानी कच्चा माल का उपयोग कर अन्य उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उसे द्वितीयक क्रिया कहते हैं और इसी द्वितीयक क्रिया को निर्माण उद्योग या निर्माण क्षेत्र कहते हैं। भारत के लिए विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है, इसको हम जानेंगे। यह कृषि के आधुनिकीकरण में मदद करता है, कृषि को आधुनिक बनाता है और गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करके कृषि आय पर भारी निर्भरता को कम करता है। अब कृषि को आधुनिक कैसे बनाता है? कृषि को हम आधुनिक कैसे बनाते हैं? जब कृषि में ट्रैक्टर्स, हल की जगह ट्रैक्टर्स वाले हल हो, बैलों की जगह ट्रैक्टर हों, मशीनें हों और हाथ से कटाई करने की जगह कंबाइन मशीनें हों, तो जो ये मशीनें तैयार होती हैं यह कहाँ होती हैं? निर्माण उद्योग में ही होती हैं, द्वितीयक क्षेत्र में के ही होती हैं। अगर हमारा विनिर्माण उद्योग मजबूत होगा, प्रगति करेगा, तभी हमारा जो प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित उद्योग है, हमारा कृषि उद्योग, वह भी आधुनिक हो सकेगा और उसमें भी उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी। और उसके साथ साथ जो विनिर्माण उद्योग है, यह जो कृषि पर निर्भर नहीं लोग हैं उनको रोजगार प्रदान करता है। उपयोग रोजगार पैदा करने और अधिक आय पैदा करने में मदद करता है। जो ये उद्योग है, विनिर्माण उद्योग, रोजगार पैदा करता है। अब कहीं फैक्ट्री लगी है तो उस पूरे एरिया में जो भी घर बैठे या बेरोजगार लोग हैं, उन सभी को रोजगार मिलता है। विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात से व्यापार का विस्तार होता है और विदेशी मुद्रा आती है। अब हमारे पास अगर वस्तुएं अधिक होंगी, हमारे बाज़ारों में पर्याप्त वस्तुएं होंगी और उसके अधिक हमारा जो उत्पादन होगा, तो हम उसको बाहर भी भेज सकते हैं, बाहर जो है आयात कर सकते हैं। तो इससे हमारी जो आर्थिक वृद्धि होगी, हमारी जो विदेशी मुद्रा है उसमें वृद्धि होगी। विदेशी मुद्रा वृद्धि कैसे होगी? हम दूसरे देश को जब बेचेंगे तो वह अपने देश की मुद्रा में हमें भुगतान करेगा, तो हमारे इस तरह से जो विदेशी मुद्रा है हमारे पास अधिक से अधिक आएगी। औद्योगिक विकास से देश में समृद्धि आती है। समृद्धि कैसे? अब सभी लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो सभी की जो आर्थिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, अच्छी होगी। सभी का खान पान अच्छा होगा। अगर सभी के पास पैसा है तो सब अपने जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं सबकी अच्छी रह सकती हैं और शिक्षा के माध्यम से भी लोग अच्छे जीवन जी सकते हैं। विनिर्माण को हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान पिछले 2 दशकों में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद को 17% पर स्थिर रहा है। जो निर्माण उद्योग है यह हमारी रीढ़ की हड्डी है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी होती है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान पिछले 2 दशकों में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद का 17% स्थिर रहा है। अब जो हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद, हमारी जीडीपी है, उसमें 17% सिर्फ इसी क्षेत्र का योगदान है। और उद्योगों के लिए जो कुल 27% में से, जिसमें खनन, उत्खनन, बिजली और गैस के लिए 10% शामिल है। किसी उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक औद्योगिक स्थान निम्न की उपलब्धता से प्रभावित होते हैं। और जो विनिर्माण उद्योग में शामिल कौन से हैं? खनन, उत्खनन, बिजली और गैस, यह सभी 10% हैं और अकेला उद्योग 27% है। अब किसी भी उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? औद्योगिक स्थान निम्न
की उपलब्धता से प्रभावित होते हैं। किससे प्रभावित होते हैं? जो उद्योग हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? मतलब अब हर जगह उद्योग हम पढ़ रहे हैं इतना अच्छा होता है, तो हम हर जगह उद्योग तो नहीं लगा सकते हैं। उद्योगों को लगाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, तो वह शर्तें क्या हैं उसको हम पढ़ेंगे। कच्चा माल जो है कि सस्ती और प्रचुर उपलब्धता, जो अगर जहाँ उद्योग कहाँ लगाए जा सकते हैं, जहाँ जो कच्चा माल है उसकी सस्ता उपलब्ध हो और उसको अच्छा उपलब्ध हो और ज़्यादा उपलब्ध हो, वहाँ पर लगाए जा सकते हैं। दूसरा, श्रम उत्पादन की कम लागत के लिए सस्ते श्रम की उपलब्धता आवश्यक है। यानी जो उस उद्योग में काम करने वाले लोग हैं वह आसपास हमें मिल जाएं और उनको हमें कम से कम पैसा देना पड़े, यानी सस्ता श्रम मिल जाए। शक्ति यानी बिजली की सस्ती और निरंतर आपूर्ति अत्यंत आवश्यक है। अब जो बिजली उद्योग चलेगा वह ईंधन किसका उपयोग कर रहा है? कोयला उपयोग कर रहा है, बिजली उपयोग कर रहा है, या किस तरह के ईंधन से वो चल रहा है? तो अगर बिजली से चल रहा है तो उसके आसपास जो है बिजली होनी चाहिए और हमेशा बिजली होनी चाहिए, तभी वह उद्योग फल फूल सकता है। और राजधानी यह बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया के लिए और निर्माण व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक है। किसी भी उद्योग को पूरा करने के लिए और संपूर्ण और सफल बनाने के लिए यह सभी क्या है? बुनियादी उसके आवश्यक कारक हैं। कच्चा माल की उपलब्धता, श्रम की उपलब्धता और ईंधन की उपलब्धता किसी भी उद्योग को प्रभावित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बैंकिंग और बीमा सुविधाएं। उन्हीं कारकों में से एक है बैंकिंग और बीमा सुविधाएं भी उद्योग को लगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां और या उद्योग को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां हैं। अनेक इस प्रकार जो विनिर्माण उद्योग है उसकी गतिविधियां सबसे उपयुक्त स्थान पर होती हैं, जहां औद्योगिक स्थान के सभी कारक या तो उपलब्ध होते हैं या कम लागत पर व्यवस्थित किए जा सकते हैं। नीचे दिया गया आंकड़ा उद्योग बाजार की कड़ी को दर्शाता है। अब जो उद्योग हैं वो कहाँ लगाए जाएंगे? जहाँ पर उस उद्योग का बीमा, बैंकिंग सुविधाएं अच्छी हों, परिवहन सुविधाएं अच्छी हों, इन जगहों पर वह फलता फूलता है। तो हम यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर उद्योग बाजार संबंध, जो उद्योग और बाजार का क्या संबंध है उसको दिखाया गया है। यानी कि जो निवेश है, निवेश कच्चा माल तथा जो उसके घटक हैं उसमें किया जाता है। और उत्पादन कहाँ होगा? भूमि किस पर निर्भर करता है? भूमि, आय, पूंजी या उद्यमी, यह संरचना, परिवहन और कारखाना, तैयार माल उत्पादन और परिवहन, बाजार और पूंजी, यह आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं यह हमें दिखाता है। उद्योगों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे कि उद्योगों का जो वर्गीकरण है किस तरह से होता है, उद्योगों को हम किस आधार पर बांटते हैं और किस किस प्रकार के उद्योग होते हैं। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कृषि आधारित और खनिज आधारित। अब जो जिस प्रकार का कच्चा माल है, कच्चा माल यानी जो द्वितीयक क्रिया में उपयोग किया जाता है माल, वह क्या है? कच्चा माल है। अब कच्चा माल दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। पहला कृषि आधारित, दूसरा खनिज आधारित। कृषि आधारित यानी जो कृषि से संबंधित उत्पाद या कच्चा माल है। खनिज आधारित यानी जब हम खनन कर जिन प्रक्रियाओं से जिस कच्चे माल को निकालते हैं वह खनन आधारित और या खनिज आधारित उद्योग होंगे। कृषि आधारित उद्योग वे अपना कच्चा माल कृषि उत्पादों से प्राप्त करते हैं और
उदाहरण जैसे कि कपड़ा, कपास, जूट, रेशम और ऊनी, रबड़, चीनी, कॉफ़ी, चाय और खाद्य तेल, यह सभी क्या है, कृषि उत्पाद हैं। तो यह सभी इनसे संबंधित जो उद्योग होंगे वह कृषि आधारित उद्योग कहलाए जाएंगे। और खनिज आधारित उद्योग वे होते हैं जहां अपना कच्चा माल खनिजों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि लोहा और इस्पात, सीमेंट, मशीन, टूल्स, पेट्रो रसायन आदि। यह सभी क्या है, इनका खनन किया जाता है, इन्हें खनन कर निकाला जाता है, तो यह खनिज की श्रेणियों में आते हैं। तो यह खनन आधारित उद्योग हो जाएंगे। और उनकी मुख्य भूमिका के अनुसार बुनियादी और उपभोक्ता उद्योग। अब बुनियादी उद्योग और उपभोक्ता उद्योग वे उद्योग जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का उत्पादन करते हैं। अब कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो और भी अलग अलग उद्योगों के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, वह भी उद्योग हैं और वह भी विनिर्माण उद्योग में ही शामिल हैं। तो वह कुछ बुनियादी उद्योग और उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। यानी कि जिन इन उद्योगों में जो वस्तुएं उत्पादन की जाती हैं वह अलग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में अन्य दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं। तो आधारभूत उद्योग इन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। और उदाहरण जैसे कि लोहा, इस्पात उद्योग। उपभोक्ता वस्त्र उद्योग वे उद्योग हैं जो उपभोक्ता द्वारा सीधे उपयोग किए जाने वाले सामानों का निर्माण करते हैं, जैसे कि खाद्य तेल, बिस्कुट आदि। अब कुछ होते हैं उपभोक्ता वस्तु उद्योग। उपभोक्ता वस्तु उद्योग यानी कि जो उद्योगों में से वस्तुएं निकलती हैं वह सीधा ही उपभोक्ता तक पहुंचती हैं और उस उपभोक्ता उसका उपभोग कर लेता है, यानी उसे अपने उपयोग में लाता है। जैसे कि यह कृषि आधारित उद्योगों से संबंधित अधिक है, जैसे कि खाद्य तेल या बिस्कुट आदि। इनको हम फैक्ट्रियों से निकलता है और यह सीधे उपभोक्ता तक पहुंचता है, उपभोक्ता इसका उपयोग करता है, इसको खाता है। अब हम पढ़ेंगे पूंजी निवेश के आधार पर लघु और बड़े पैमाने के उद्योग। अब तक हमने पढ़ा कि खनिज तथा कृषि आधारित उद्योगों को दो हिस्सों में बांटा जाता है और उसके बाद उनको भी बुनियादी और उपभोक्ता उद्योगों में बांटा जाता है। बुनियादी उद्योग यानी जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं। उपभोक्ता उद्योग यानी जो सीधे उपभोक्ताओं तक अपनी वस्तुओं को पहुंचाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पूंजी के आधार पर किस तरह से उद्योगों को छोटे और बड़े उद्योगों में विभाजित किया जाता है। यदि किसी उद्योग में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होता है तो उसे एक माना जाता है बड़े पैमाने का उद्योग। अब 1 करोड़ से अधिक राशि जिस उद्योग में निवेश में लाई जाती है तो उसको हम बड़े पैमाने का उद्योग मानेंगे। उदाहरण के लिए लोहा और इस्पात और उद्योग, सीमेंट उद्योग, यह क्या है, बड़े स्तर के उद्योग कहलाएंगे। यदि निवेश 1 करोड़ रुपए से कम है तो इसे लघु स्तरीय उद्योग माना जाता है। अब 1 करोड़ से कम जो निवेश है, जो लागत है उद्योग में कम है, तो हम उसे लघु स्तरीय उद्योग मानते हैं, छोटे उद्योग कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर। अब स्वामित्व के आधार पर यानी कि जो उद्योग का मालिक कौन है, मालिकाना हक किसका है, उसके आधार पर हम उद्योगों को भी अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों में, निजी क्षेत्रों में, सहकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में। इसको भी हम 4 हिस्सों में विभाजित करते हैं, बांटते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग यानी कि सरकारी एजेंसियों जैसे कि तेल, भेल, सेल आदि के स्वामित्व और संचालन। भेल एक कंपनी है, सेल भी एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, लोहा और इस्पात से संबंधित। तो यह क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। और निजी क्षेत्र उद्योग का स्वामित्व और संचालन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। अब जो निजी क्षेत्र है वह किसी पर्सनल व्यक्ति, कोई निजी व्यक्ति द्वारा भी चलाया जा सकता है, या व्यक्तियों का एक ग्रुप, एक समूह है उसको द्वारा चलाया जा सकता है। इसके क्या उदाहरण हैं, TTS, CO, बजाज
ऑटो लिमिटेड और डाबर इंडस्ट्रीज़। यह क्या है, निजी क्षेत्र के उदाहरण हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के उदाहरण क्या है, हमारे क्या होते हैं? संयुक्त क्षेत्र के उद्योग संयुक्त रूप से सार्वजनिक यानी कि सरकार द्वारा और निजी क्षेत्र यानी कि एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग होते हैं। यह संयुक्त क्षेत्र उद्योग यानी कि इसमें सरकार और निजी व्यक्ति या निजी समूह दोनों का ही योगदान होता है। जैसे कि इसका उदाहरण है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब सहकारी क्षेत्र के उद्योग कच्चे माल, श्रमिकों या दोनों के उत्पादकों या आपूर्तिकर्ताओं के स्वामित्व और संचालित होते हैं। अब सहकारी क्षेत्र क्या है? सहकारी क्षेत्र यानी जो कच्चा माल मिल रहा है और जो उस कच्चे माल से निर्माण कर रहा है, यह दोनों ही शामिल होते हैं उसमें, और इन दोनों का ही स्वामित्व से यह संचालित किया जाता है। यह दोनों ही इसके मालिक होते हैं। वे संसाधनों में फूल करते हैं और लाभ या हानि को आनुपातिक रूप से साझा करते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चीनी उद्योग और के रेल में कॉपर उद्योग। अब कच्चे माल और तैयार माल के थोक और भार के आधार पर भारी उद्योग और हल्के उद्योग। अब उद्योगों को भारी और हल्के उद्योगों में भी हम आगे बांटते हैं। वे उद्योग जिनका कच्चा माल और तैयार माल भारी उद्योग होता है, भारी उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। भारी उद्योग यानी कि जिनका जो कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही भारी है, उनका वजन भारी है। भारी से यही तात्पर्य है कि वजन भारी है और उत्पादन भी बहुत बड़े पैमाने पर और भारी होता है। वे उद्योग जिनका कच्चा माल और सामान हल्के होते हैं और जिन्हें हल्के उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इन उद्योगों में को भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। यह हल्के उद्योग कहलाते हैं। अब भारी उद्योगों के उदाहरण होंगे हमारे पास सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग और कच्चे माल। और हल्का उद्योग, जैसे कि हल्का उद्योग वस्त्र उद्योग, ये इसका उदाहरण है। और खाद्य सामग्री से संबंधित उद्योग। अब भारत में कृषि और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर हैं। जो भारत है, यहाँ पर कृषि और उद्योग दोनों ही एक दूसरे पर इनकी निर्भरता है वह अधिक है। कैसे? भारत में कृषि उद्योगों ने अपनी उत्पादकता बढ़ाकर कृषि को बढ़ावा दिया है और उद्योग अपने कच्चे माल जैसे कि सस्ती वस्तु उद्योग के लिए कृषि पर निर्भर हैं। कैसे निर्भरता है इनकी? अब जो द्वितीय उद्योग हमारा है, उद्योग है, यह मशीनें और तकनीकें उपलब्ध कराता है प्राथमिक और कच्चे माल के लिए। और जो कच्चा माल है वह द्वितीय क्षेत्रों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वो उपलब्ध कराता है। तो इसी ये दूसरे आपस में इंटरकनेक्टेड और आपस में परस्पर संबंध इनका है। अब उद्योग किसानों को कई कृषि उपकरण जैसे कि सिंचाई पंप, उर्वरक, कीटनाशक, पीवीसी यानी कि पेस्टिसाइड्स और पाइप, मशीन और उपकरण आदि प्रदान करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा परिवहन के विभिन्न संसाधनों या साधनों के विकास से न केवल किसानों को कृषि आदान प्रदान करने में मदद मिली है, बल्कि उन्हें अपने उत्पादों के व्यापार में भी मदद मिली है। कपड़ा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अद्वितीय स्थान रखता है क्योंकि यह औद्योगिक उत्पादन 14% में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह कृषि के बाद सबसे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है, यानी कि सीधे तौर पर 35 मिलियन व्यक्ति। विदेशी मुद्रा आय में इसकी हिस्सेदारी लगभग 24.6% है। अब हम कपड़ा उद्योग जो कि कृषि आधारित उद्योग है, यह क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो उद्योग है, क्योंकि यह 35 मिलियन व्यक्ति क्या है
इनको रोजगार उपलब्ध कराता है और विदेशी मुद्रा को भी अर्जित करता है, जिसमें इसकी हिस्सेदारी है 24.6% है। क्योंकि हमारा जो कपड़ा है इसे अगर हम बाहर आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, तो क्या है, हमें जो विदेशी मुद्रा है उसकी प्राप्ति होती है और यह सकल घरेलू उत्पाद में जो हमारे जीडीपी है उसमें 4% योगदान देता है और देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है। यह कैसा उद्योग है? अपने आप में यह आत्मनिर्भर है। और सूती वस्त्र उद्योग पहली सफल टेक्सटाइल्स मिल्स की स्थापना 1854 में बम्बई में हुई थी। अब सूती मिल वस्त्र उद्योग से आधारित जो संबंधित उद्योग है यह 1854 में ही लगा दिया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग की सघनता स्थान के लिए कारक। अब जो अधिकतर जो सूती मिलें हैं, वस्त्र उद्योग है, यह कहाँ? महाराष्ट्र और गुजरात में ही स्थित हैं। तो यहाँ पर स्थित होने के इनके क्या कारण हैं, हम उसको जानेंगे। तो कच्चे कपास की उपलब्धता प्रचुर और सस्ती थी। यहाँ पर क्यों स्थित हैं? क्योंकि यहाँ पर जो कच्चा माल है उसकी प्रचुरता वह यहाँ पर अधिक होता है। हमने पढ़ा था ना, एक उद्योग लगाने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या होती हैं कि कच्चे माल की उपलब्धता और उपयोग जो उसकी उपलब्धता और उसकी जो क्या कहते हैं मात्रा है वह अधिक होनी चाहिए। तो गुजरात और महाराष्ट्र में यह उपयुक्त परिस्थितियां हैं और इन तटीय राज्यों में नम जलवायु ने सूती वस्त्र उद्योग के विकास में भी मदद की है। अब जो यहाँ की जलवायु, यहाँ का मौसम है नम जलवायु का है, तो सूती वस्त्र उद्योग को लगाने के लिए इसी तरह की जलवायु चाहिए होती है। तो उसके लिए भी यह कारण अच्छा है, क्योंकि कपड़ा जो है बुनाई के लिए आर्द्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है और अन्य रतालू टूट जाता है। जो इसका अगर शुष्क परिस्थिति यानी कि गर्म मौसम होगा, बिल्कुल एकदम सूखा मौसम होगा, तो क्या होगा, जो कपड़ा है, जो धागा है, वो हमेशा टूटता रहेगा, हम बार बार टूटता रहेगा। अगर थोड़ा नम मौसम होगा, आर्द्र मौसम होगा, आर्द्र परिस्थितियाँ होंगी, तो जो धागा है वो नहीं टूटेगा और इन जगहों पर सूती वस्त्र उद्योग कामयाब रहेगा। महाराष्ट्र और गुजरात में अच्छी तरह से विकसित परिवहन प्रणाली और सुगम बंदरगाह सुविधाएं, ये कारण यह भी है कि यहाँ पर परिवहन का साधन अच्छा है और जो विकसित बंदरगाह हैं, और हम विदेशों में अगर हमें व्यापार करना है, निर्यात करना है, तो हम इन बंदरगाहों की मदद से बड़े आसानी से कर सकते हैं। बाजार से निकटता, क्योंकि सूती कपड़े इन गर्म और आर्द्र राज्यों में पहनने के लिए आदर्श होते हैं। अब यहाँ पर इन्हीं राज्यों में जो कि इस तरह का कुछ मौसम है कि गर्म और आर्द्र दोनों ही तरह का मौसम, मिक्स टाइप का मौसम होता है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी। तो इस मौसम में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। तो यह एक भी कारण है कि वहाँ पर बाज़ार उपलब्ध है इस उद्योग की। कपड़ा उद्योग में मूल्य वृद्धि। अब मूल्य वृद्धि का क्या फॉर्मूला है कि रेशा उत्पादन, जो रेशा उत्पादन है, कच्चा रेशा कच्चे रेशे से होता है। अब जो सूत है, अब कच्चे रेशे से सूत बनाया जाता है, जिसका हम धुनाई और कताई होती है। अब जो कपड़ा है वो कैसे बनता है? धुनाई और कताई के बाद बुनाई होती है, तो बुनाई से कपड़ा बनता है। अब बुनाई के बाद रंगाई व परिष्करण, यानी रंगने के बाद उसे साफ सुथरा किया जाता है, तो उससे क्या वस्त्र बनता है। और वस्त्र निर्माण उद्योग इसी पर आधारित है। अब जो सूती वस्त्र है उसकी कुछ समस्याएं भी हैं। समस्याएं क्या हैं? हमारे देश में बिजली की आपूर्ति अनिश्चित है। जो बिजली है वह उपलब्ध नहीं हो पाती है इन बहुत से क्षेत्रों में, और मशीनरी को उन्नत करने की आवश्यकता है। अब जो टेक्नोलॉजी है, हमने पढ़ा कि 1854 में पहली सूती वस्त्र मिलें लग गई थी, तो बहुत सालों तक वही मशीनें, उसी साल की मशीनें चलती रहीं। और अगर आप भी जो उद्योग लगे हुए हैं तो उसमें भी 100 साल पुरानी मशीनें काम कर रही हैं, जिससे कि उसकी उत्पादकता प्रभावित होती है। हम अधिक उत्पादन नहीं कर पाते हैं इन पुरानी मशीनों के मदद से।
और विशेष रूप से बुनाई और प्रसंस्करण क्षेत्रों में। अब जो बुनाई और जो सफाई का क्षेत्र है, इन वस्त्रों को साफ़ करने का जो काम है, उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और तकनीकी बहुत आगे बढ़ चुकी है इन बुनाई और साफ़ सफाई को लेकर। तो लेकिन हम अभी भी पुरानी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी जो क्वालिटी है, उत्पादकता है, वो प्रभावित होती है। श्रम का कम उत्पादन। अब जो हमारा श्रम है वह हम कम उत्पादन कर पाते हैं। हम अधिक मशीनों का उपयोग नहीं करते हैं, अच्छी मशीनों का उपयोग नहीं करते हैं। हम जो मानव श्रम है उसका उत्पादन उस पर ज़्यादा निर्भर हैं, तो उससे मानव उत्पादन कम, कहीं ना कहीं बहुत उसका उत्पादन मशीनों के मुकाबले कम होता है। तो इससे हमारा जो उत्पादन है उसमें कमी आती है। यह भी एक समस्या है। इस तथ्य के बावजूद कि देश में कपास का उत्पादन बढ़ा है और हमें अभी भी कपास आयात करने की आवश्यकता है। और सिंथेटिक फाइबर्स उद्योग से कड़ी प्रतिस्पर्धा। अब यहाँ पर यह भी है कि कपास का उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन फिर भी हमें जो आयात जो है हमारा करना पड़ता है कपास का। इसका कारण क्या है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स है, जो कृत्रिम कपास है या कृत्रिम रेशा है, उसकी उपयोग जो प्रतियोगिता है उसके साथ जो कपास कंपटीशन नहीं कर पाता है। तो यह एक कुछ समस्याएं थीं। अब हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे जूट उद्योग।